प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एनसीएफ 2005 के विषय में हम बताने जा रहे हैं और यहाँ से बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग सभी पेपरों में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं एनसीएफ 2005 और उस पर आए हुए सभी क्वेश्चंस भी देखेंगे हम बाद में। तो चलिए चलते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अब ये क्या होता है? एनसीएफ 2005 क्या है, इसके विषय में हमने बताया है डिटेल से। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यह एक प्रमुख दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है। इसको समझ लीजिए। इसमें यह बताया गया है कि विद्यार्थियों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए और किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, ये बताया गया है। देखिए, इसमें सिद्धांत हमने लिखा है। एनसीएफ 2005 में 5 प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं, तो उन सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उनको देख लेते हैं। सिद्धांत देखिए, एनसीएफ 2005 में 5 सिद्धांत दिया गया है। कौन कौन सा है, बारी बारी से देखेंगे। देखिए, पहला क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी बाहर की चीजें, बच्चों को बाहरी चीजों से जोड़ा जाए। जो चीजें दिखाई दे उसको हमें जोड़ा जाए, यानी जो बच्चा जानता है उससे जोड़ा जाए। ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान पर उसे निर्भर कर दिया जाए, बस वहीं से बताया जाए। तो जो बच्चा जान रहा है दिन प्रतिदिन, प्रतिदिन जो उसके साथ होने वाली चीजें हैं वहां से जोड़ा जाए। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटने की प्रणाली से मुक्त किया जाए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई को रटंत विद्या नहीं बनानी है। जैसे जब भी क्वेश्चन में आ जाए, स्मरण करना, याद करना, रटना, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब रटने की प्रवृत्तियों में ही आती हैं और विद्यार्थी को रटने वाला नहीं बनाना है। तो पढ़ाई को रटने की प्रणाली से या पद्धति से मुक्त रखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा भी हो गया। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है, इसको समझिए। शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो तो कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित का मतलब यहाँ बीच में पाठ्य पुस्तक हो और चारों तरफ इर्द गिर्द, इससे मतलब ये पाठ्य पुस्तक को ही केंद्र में रखकर पढ़ाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? ध्यान से देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, यानी केंद्र में बालक को होना चाहिए, बालक को होना चाहिए। और यहाँ पे टीचर या जितने भी चीजें हैं, टीचर है, टीएलएम है, ये सब होना चाहिए आपको आउटर में। तो बाल केंद्रित होना चाहिए टीचिंग, ध्यान रखिएगा, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो इसको समझ लीजिए। अच्छा, चौथी बात क्या बताया गया है? कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना और परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना। यानी कक्षा कक्ष को आप गतिविधियों से जोड़े रखिए, यानी कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़े रखिए। और जो परीक्षाएं होती हैं वो लचीलापन होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। तो ये बताया गया है चौथा सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत हम देखते हैं। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाने के लिए राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यानी राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान, यानी बालक जो हो, शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य ही है कि बालक को शिक्षा के राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति उसे आस्थावान होना चाहिए। तो ऐसी चीजें उसको ध्यान में रख करके राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। तो ये 5 सिद्धांत दिया गया है एनसीएफ 2005 में। तो यहाँ से हमने देख लिया सिद्धांत। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, हम उसको भी देख लेते हैं, तब आपके क्वेश्चन पे चलेंगे।
तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है फैक्ट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया हुआ है। तो देखिए, शिक्षा का वातावरण पूरी तरह तनाव मुक्त होना चाहिए। ध्यान से देखिए, शिक्षा का वातावरण पूरी तरह तनाव मुक्त होना चाहिए। ये पूरी तरह तनाव मुक्त होना चाहिए, वातावरण ऐसा रहे कि उसमें तनाव न हो बच्चों के लिए। दूसरी बात है, बच्चों की शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चों की जो शिक्षा होती है उसे मातृभाषा में जब सिखाएंगे तो जल्दी सीखेगा और अच्छा सीखेगा, अच्छी तरह से सीखेगा। तो उसे शिक्षा उसकी मातृभाषा में देनी चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। देखिए, वही बातें हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी केंद्र में बालक हो, केंद्र में क्या हो, बालक हो, और उसे ध्यान में रख करके टीचर को शिक्षा देनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, विद्यार्थी को चर्चा में शामिल करें एवं उसके तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करें। यानी बालक को जब आप चर्चा में शामिल करेंगे, कोई बात होगी उसमें चर्चा में बालक को भी मौका दें कि वो शामिल हो और अपनी बात रखे, तो उसके तर्क शक्ति को विकास मिलेगा और उसे तर्क संगति बनाना चाहिए। तो कह रहा है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करें। बालक के विचार जो तर्क संगत विचार हैं उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि दबा देना चाहिए। ध्यान से देखिए, पाठ्यक्रम ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक होना चाहिए, बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे बच्चा अधिक से अधिक समझ पाए और उसे ग्रहण कर पाए। तो ये ध्यान रखिएगा। शिक्षण शिक्षण ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूत से अमूर्त की ओर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ज्ञात से अज्ञात यानी जो जिस जिस चीज को बच्चा जानता है वहां से अज्ञात की ओर होना चाहिए। और मूत से अमूर्त यानी जो चीजें मूर्त किसे कहते हैं, जो दिखाई दे, जिसे छुआ जा सके, यानी ठोस वस्तुएं। मूर्त से अमूर्त, पहले बच्चों को जो मूर्त वस्तुएं हैं उसको दिखानी चाहिए, उसको बताना चाहिए। उसके विषय में जब जान लेगा, तब जब कभी उसको नहीं दिखाएंगे और उसके विषय में ऐसे ही बताएंगे, तब भी वो जान लेगा। यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। ध्यान से देखिए, इसीलिए शिक्षण में टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए पहले। तो मूर्त अवस्थाएं होती हैं, फिर हम बाद में मूर्त से अमूर्त की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। बालक को सक्रिय, एक्टिव रखना है। यानी ऐसा वातावरण रखें, ऐसा माहौल वहां का बनाएं कक्षा कक्ष का, कि जो बालक है वह हमेशा सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। जब एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, जुड़े रहेगा, तो कक्षा कक्ष से जुड़ा रहेगा तो अधिक सीखेगा और वह अधिक जो है तर्कसंगत बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, संकल्पनाओं संकल्पनाओं का मतलब कॉन्सेप्ट को वास्तविक जीवन से जोड़कर दिया जाना चाहिए। जो आप बच्चे को उस कॉन्सेप्ट दीजिए, संकल्पना दीजिए, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ कर दीजिए, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा अगला क्या है, टीएलएम यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग करें। बच्चे को पढ़ाने के लिए अधिक से अधिक टीएलएम, जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। तो बच्चा अधिक से अधिक अच्छी तरह से सीख पाएगा। खोजबीन उपागम, उपागम का मतलब अप्रोच, यानी खोजबीन अप्रोच का प्रयोग होना चाहिए। यानी खोजबीन प्रवृत्ति होना चाहिए। यानी बच्चा जो है अधिक से अधिक किसी चीजों को खोजे, कुछ चीज उसे बताइए, उसे जिज्ञासा होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैसा अप्रोच होना चाहिए, खोजबीन का प्रयोग होना चाहिए। शिक्षण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के लेवल पे हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, किसी प्रकार का भेदभाव शिक्षा में कदापि नहीं होना चाहिए। तो भेदभाव एकदम से नहीं होना चाहिए, ध्यान ध्यान रखिए। अगला क्या है, बार बार शांति का वातावरण स्थापित करना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अध्यापक बार बार जो है शांति का वातावरण बनाए, बार बार कहे कि शांति।
क्योंकि शोरगुल होगा। बच्चे जब शोरगुल करेंगे, जब बच्चे जानने की इच्छा होगी, तो जब शोरगुल करेंगे, कब शोरगुल करेंगे? जब एक्टिव होंगे। तो जब एक्टिव होंगे तो शोरगुल होगा। बहुत बार बार शांति स्थापित नहीं कराना चाहिए कि शांति रहो एकदम कुछ, तो बच्चा एक्टिव ही नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है क्या, देखिए ध्यान से, शिक्षा व्याख्यान निर्देश या उपदेश परक नहीं होना चाहिए। जब आपको बालक को शिक्षा देना है, तो शिक्षा व्याख्यान विधि, यानी आप भाषण देते रहिए, व्याख्यान विधि देते रहिए। वो बड़े क्लासों में होता है, छोटे बच्चों की क्लास में नहीं। छोटे बच्चों की क्लास में व्याख्यान विधि में क्या होता है, टीचर केंद्रित हो जाता है, टीचर केंद्र में हो जाएगा। और जो लड़के हैं स्टूडेंट, वो बाहर की तरफ हो जाएंगे, वो जो है लड़के बाहर की तरफ हो जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी शिक्षा को गलत बताया गया है छोटी क्लासों में। तो व्याख्यान विधि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? होना चाहिए तर्क संगम, यानी बाल केंद्रित। यहाँ स्टूडेंट होना चाहिए केंद्रित, और टीचर जो है यहाँ सेंटर पे नहीं बल्कि बाहर हो। ध्यान से देखिए, टीचर। तो कहने का मतलब यह है कि बाल केंद्रित होना चाहिए, तो व्याख्यान विधि नहीं होना चाहिए। दूसरा, निर्देश या उपदेश परक नहीं होना चाहिए। बस बालक को आप निर्देश दीजिए, उपदेश दीजिए कि बस यही करना है, उसको आज्ञा दीजिए, निर्देश दीजिए, उपदेश, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसमें सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाना है, तो बच्चे को तर्कयुक्त बनाना है, उसके खोज वृत्ति प्रवृत्ति क्या बने वह। तो ये बात समझिएगा, यहाँ पर हमने सभी प्रकार के फैक्ट दे दिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम अब इस पर क्वेश्चन जो आए हैं उसको देखेंगे तो आप अधिक समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा की दृष्टिकोण को निरूपित करता है? ध्यान से देखिए, पहला क्या ऑप्शन है, छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं। देखिए, जहां स्मरण आ जाए, जहां याद करना आ जाए, जहां रटना आ जाए, वहां गलत हो जाएगा, वो हमारा आंसर सही नहीं होगा। कक्षा में केवल शिक्षक या केवल एक वाचक वर्णनकर्ता के रूप में, अभी हमने बताया कि शिक्षा व्याख्यान विधि से नहीं होना चाहिए, ये तो व्याख्यान विधि हो जाएगा, तो यहाँ ये भी नहीं होगा। तीसरा, छात्र पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरण की नकल करता है। बिल्कुल नकल नहीं करना है, ये भी गलत है। नकल शब्द भी गलत है, तो नकल नहीं होना चाहिए। चौथा, छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर है हमारा डी। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं और हल कर रहे हैं, यही बिल्कुल सही है। तो तीनों देखिए निगेटिव है, ए बी सी, तो तीनों गलत हैं। आंसर हमारा क्या होगा, डी। ये क्वेश्चन पूछा गया है जनवरी 2022 में सीटेट में। तो चलिए चलते हैं इसके आगे के प्रश्नों को, और हम देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रहा है। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ध्यान रखिएगा, कह रहा है नहीं है। अच्छा बताइए, हमने आपको चौपड़ पढ़ाया है, बिल्कुल। हमने आपको सममिति पढ़ाया है, हमने आपको प्रतिरूप पढ़ाया है, यानी अनुपात नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। ये तीनों तो होंगे, यही नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। पूछ रहा है नहीं है, यानी प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम कौन नहीं है, अनुपात नहीं है। बच्चों के प्राथमिक में अनुपात पाठ्यक्रम में नहीं है, इस बात को जानते रहिए। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये है। तो देखिए, गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए, कठोरता देने वाला नहीं होना चाहिए।
तो ये गलत हो गया। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार होना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए और कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, तो ये भी गलत है। सही क्या है? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। प्रतिदिन के अनुभव यानी बाहरी शिक्षा, आप बाहरी वातावरण से उसको जोड़ के रखिए, तो वही है प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, बाहरी ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखते चले। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, अच्छा ये चौथा आ गया क्या? तो हम देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या था। एक सेकेंड देख लें, इसके पहले वाला करवाए हैं कि नहीं। तीसरा अच्छा करवा चुके हैं, ठीक, सॉरी। चलिए चौथा ही था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये तो होना ही चाहिए, हमने बताया आपको। गणित के उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। गणित को बच्चों के जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना ये होना चाहिए। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के लिए कौशल को प्रोत्साहित करना भी होना चाहिए, यानी यही नहीं होना चाहिए। गणित के उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना ये बिल्कुल गलत है, तो यही नहीं होना चाहिए, यानी बी हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ध्यान से देखिएगा। पहला क्या दिया गया? बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया का गणितीय रूप देना। देखिए यहाँ भी नहीं है, पूछ रहा है बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, यही नहीं होना चाहिए, यानी आंसर हमारा क्या है? डी। तो बाकी तीनों तो होना चाहिए, लेकिन ये गलत दिया हुआ है, तो हम इसको कर देंगे कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसको देखिएगा। पहला क्या दिया गया है? विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। ध्यान से देखना, केंद्र का शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? उच्चतर गणित के लिए तैयारी, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, यही होना चाहिए। विद्यार्थियों गणित शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करना, ये भी नहीं है। उच्चतर, ये भी गलत है। गणित के अमूर्त विचार जानना, ये भी नहीं है, मूर्त विचार होता है। तो आपका डी सही है, यानी ये भी सितंबर 2015 में पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। अच्छा, संकीर्ण उद्देश्य, एक होता है उच्च उद्देश्य, होता है संकीर्ण उद्देश्य। तो ध्यान से देखिए, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बीज गणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, रैखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को शिक्षा करना, यानी संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। जो संख्यात्मक कौशल का विकास करना है और जो संक्रियात्मक, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग, जो संक्रिया वाले गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग, ऐसे क्वेश्चन इस पर आधारित जो हमारा शिक्षा होता है, वह क्या कहा जाता है? संकीर्ण उद्देश्य। वह कहा जाता है संकीर्ण उद्देश्य। ध्यान से देखिएगा, दो प्रकार का उद्देश्य होता है। एक संकीर्ण उद्देश्य होगा
एक जो है उच्च उद्देश्य होता है। तो संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है? जो संख्यात्मक कौशलों पर आधारित होता है, गुणा भाग जोड़ घटाना को लेकर आधारित होता है। यानी एक ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी को जीवन जीने के लिए, यानी जीवन जीने के लिए उपयोगी जो संख्यात्मक चीजें हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, उसको बताना, यह संकीर्ण उद्देश्य में आता है। और जब उच्च उद्देश्य होता है तो वहां पर फिर ये नहीं होता, वहां उच्च जो है विचारधारा होता है, यानी उसके सोचने की शक्ति बढ़ती जाए। तो जब सोचने की शक्ति बढ़ती जाए तो वहां पर ऐसी शिक्षा देना है तो वह उच्च उद्देश्य में आएगा। इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो चलिए चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। सभी लोग देखें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं के का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है? वही चीज, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। पहला ही मिल गया, संकीर्ण उद्देश्य। इसके पहले भी आपने क्वेश्चन देखा, उसी पर आया था, यहाँ भी है। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य नहीं, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया है भी गलत, महत्वपूर्ण सचिव। और ये संकीर्ण उद्देश्य है, ध्यान से देखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए संख्याओं पर और संक्रियाओं, संक्रियाओं का मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना, तो उस पर आधारित होगा। यानी जीवन जीने के लिए इतनी चीजें जानना आवश्यक है। तो यह होता है संकीर्ण उद्देश्य, यानी छोटा उद्देश्य। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी लंबी आकृति संकेत करती है। यानी क्या संकेत करती है, मैं इसको देखूंगा। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है लंबी आकृति, यानी ये ऑप्शन होगा। एक संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट पर दूसरा कॉन्सेप्ट बनाना ही लंबी गणित की लंबी आकृति की ओर संकेत करती है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो ये भी हो गया आपका। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 ही है, तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। मैंने पूरी तरह बताने का प्रयास किया है कि एनसीएफ 2005 पर जब क्वेश्चन आए तो आपको इतने फैक्ट होने चाहिए, 5 सिद्धांत मैंने बताया, उसको ध्यान कर लीजिए। एक दो बार आप देख लेंगे तो पूरी तरह ये आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, और अगर इसको आपने देख लिया है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहीं पर हम क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।